चलिए जी, लेट अस स्टार्ट विद द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। देखो, ड्यूटीज की जहां तक बात है, पार्टनर्स की जो ड्यूटीज है हम उनको दो कैटेगरीज में डाल सकते हैं। दे कैन बी पुट इन टू कैटेगरीज। कौन कौन सी दो कैटेगरीज? कि सर एक तो है मैंडेटरी या कंपलसरी ड्यूटीज, कि जो तो करनी ही है, जिसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, करना ही पड़ेगा। और दूसरा है ड्यूटीज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, यानी कि ये ड्यूटी है लेकिन इस ड्यूटी को ऊपर नीचे किया जा सकता है सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो दो तरीके की ड्यूटीज, मैंडेटरी ड्यूटीज एंड ड्यूटीज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट। मैंडेटरी ड्यूटीज कि सर, अब देखो, एक छोटा सा एग्जांपल समझो कि सर हर पार्टनर को दूसरे पार्टनर के प्रति जस्ट एंड फेथफुल रहना है। यानी कि ये जो उसकी ड्यूटी है, क्या इसको अपन एग्रीमेंट से चेंज कर सकते हैं क्या, कि नहीं आप अनफेथफुल भी हो सकते हो दूसरे पार्टनर्स के लिए? कैन वी डू दैट? नो। सो देर आर सम मैंडेटरी और कंपल्सरी ड्यूटीज एंड देर आर सम ड्यूटीज विच आर सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला वाला दर्शित अग्रवाल पढ़ना चालू कर भाई, मैंडेटरी ड्यूटीज। Yes, sir. Mandatory duties. Relation of partners is based on mutual trust and confidence. Every partner should act in good faith and carry on the business of the firm for mutual benefits and common interest of all partners. Thus, the mandatory duties of the partners are first, to carry on the business of the firm with the greatest common advantage. Second, to be just and faithful to each partner. Third, to render true accounts and all full information for all the things affecting the firm to any partner or his legal representative. Fourth, to indemnify the firm for any damages caused to it by reason of his fraud in the conduct of the business of the firm. देखो, तो सर चूंकि पार्टनरशिप का जो रिलेशनशिप है दैट इज बेस्ड ऑन फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, यानी कि ट्रस्ट वाला, आपसी विश्वास वाला रिलेशनशिप है। तो सर क्या मैंडेटरी ड्यूटीज होती हैं पार्टनर्स की? कि सर टू कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज, जिसमें सारे लोगों का इकट्ठे कॉमन एडवांटेज सबसे ज्यादा हो, वैसा वो वाला ऑप्शन उसको सेलेक्ट करना रहता है। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टनर का ज्यादा फायदा हो रहा है तो वो सेलेक्ट कर ले, दूसरे को छोड़ देवे। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर एक पार्टनर को कंपैरेटिवली दूसरे पार्टनर से ज्यादा फायदा मिल जाए। उसका हर पार्टनर का काम क्या देखना है कि अपन सबको मिला के ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज जिस चीज में हो, वो वाला ऑप्शन अपने को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये मैंडेटरी ड्यूटी है, कंपल्सरी। टू बी जस्ट एंड फेथफुल, फर्जीवाड़ा नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट, टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स एंड फुल इंफॉर्मेशन। पैसे मिले फर्म के नाम पे, फर्म का माल बेचा है 2 लाख रुपए में, फर्म को आके बता रहे हो कि 1,80,000 रुपए में ही माल बेचा है। ठीक है, कैश माल बिका है, 20,000 रुपए बीच में ही खा गए। ना 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 ना, जो भी सही सच्चे अकाउंट्स हैं वो देने हैं। इसमें ये मैंडेटरी ड्यूटी है, इसमें कोई सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट वाली बात नहीं होगी। और पूरी जानकारी देनी है, अधूरी जानकारी नहीं देनी है, कोई भी चीज से रिलेटेड पूरी जानकारी देनी है। एंड सर आपके खुद के फ्रॉड के कारण यदि फर्म को कुछ नुकसान हुआ है, कोई डैमेज हुआ है, किसी भी पार्टनर को कोई डैमेज हुआ है, तो सर उसके लिए आप पूरी फर्म को इंडेमनिफाई करेंगे। इंडेमनिफाई मींस टू मेक गुड द लॉस। जो भी आपके लॉसेस के कारण फर्म, जो भी आपके फ्रॉड के कारण फर्म को कोई भी डैमेज या लॉस हो रहा है, उसके लिए आप फर्म को इंडेमनिफाई करेंगे। नाउ ये बात एक समझने की चेष्टा कीजिएगा। मान लीजिए, सब जने इधर देखो भाई, मान लीजिए फर्म के एक पार्टनर ने फर्जीवाड़ा करने की कोशिश की, फ्रॉड किया, जिससे कि फर्म को डैमेज या लॉस हुआ। तो फिर वो पार्टनर उस चीज को, जो भी डैमेज या लॉस है, उसको इंडेमनिफाई करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनिफाई? ही विल मेक गुड द लॉस। 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ तो ये कवर करेगा, उसको भरपाई करेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझना, कि फर्म के या किसी भी आदमी ने दूसरे आदमी के साथ में कोई फ्रॉड करने की कोशिश की, लेकिन उससे फर्म को कोई या किसी भी आदमी को कोई डैमेज या लॉस नहीं हुआ। देखो, ऊपर वाले स्टेप में तो क्या था, फ्रॉड के कारण डैमेज या लॉस हो रहा है,
दूसरे स्टेप में क्या है, फ्रॉड के कारण डैमेज या लॉस नहीं हो रहा है, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी लेकिन उससे डैमेज या लॉस नहीं हुआ, तो फिर सर फिर वो ये इंडेमनिफिकेशन और ये सब बातें नहीं रहेंगी। फ्रॉड को फ्रॉड होने के लिए ये बात जरूरी है कि उससे कुछ डैमेज या लॉस हो, ये बात ध्यान रखना। फ्रॉड को फ्रॉड कहलाने के लिए ये बात जरूरी है कि उस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के कारण किसी को कोई डैमेज या लॉस हो रहा है। यदि फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी तो थी लेकिन नुकसान नहीं हुआ, तो फिर वो फ्रॉड फ्रॉड नहीं कहलाएगा। मैं आपको एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एक एग्जांपल उठा के देता हूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं उसके लिए। मान लीजिए हमारी श्रुति खरतड़े के पास में एक फैक्ट्री थी। फैक्ट्री की डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी जो थी वो 300 यूनिट्स पर डे की बना सकती थी। जो भी चीज का वो प्रोडक्शन करते थे तो उसका 300 यूनिट पर डे बना सकते थे। ठीक है, अब है ना, हमारी प्रिशा आई उस फैक्ट्री को खरीदने के लिए। ओके सर, तो श्रुति खरतड़े ने अपनी फैक्ट्री ये खरीद ले प्रिशा, इसलिए इसको गलत बात रिप्रेजेंट क्या कर दी कि मेरी फैक्ट्री में 500 यूनिट पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ठीक है, यानी ये फ्रॉडुलेंट बात कर रही है या नहीं कर रही है भाई? अरे अदरवाइज मत ले लेना, हाँ, दोनों प्रेशा और वो शुद्धि क्या, ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो फ्रॉडुलेंट बात कर रही है, हाँ सर। प्रिशा ने उसकी इस बात पे विश्वास करके और वो फैक्ट्री खरीद ली, बाद में पता पड़ा मेरे साथ में तो फ्रॉड हो गया। तो फिर सर श्रुति को ये इसको जो भी डैमेज या लॉस हुआ है, ये इसकी ड्यूटी बनेगी कि शी विल इंडेमनिफाई प्रिशा फॉर दैट, मेक गुड द लॉसेस करे। ठीक है, ये तो हो गया कि सर उस फ्रॉडुलेंट बात के कारण इसने कॉन्ट्रैक्ट बनाया ना, तो डैमेज या लॉस हुआ ना, तो वो मेक गुड करेगी, या तो एडिशनल 200 की कैपेसिटी लगा के देगी, या फिर उसका बरोबर का पैसा रीइंबर्स करेगी, वट एवर वे वो उसको रीइंबर्स करेगी, इंडेमनिफाई करेगी। अब इसी का दूसरा एंगल देखो, इसी एग्जाम्पल में श्रुति खरतड़े ने बोला तो था कि 300 यूनिट पर डे की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, लेकिन प्रिशा ने वो जमीन वो फैक्ट्री उसके इस प्रोडक्शन के बेसिस पे नहीं खरीदी। 300 वाली के लिए जो इसने 500 बोल दिया था उस बेसिस पे नहीं खरीदी। प्रिशा ने वो फैक्ट्री इसलिए खरीदी क्योंकि उसकी उस फैक्ट्री की लोकेशन जो जमीन थी उधर उसको कीमत नजर आ रही थी। यानी इसने फ्रॉडुलेंट बात पे विश्वास करके नहीं खरीदा है, उसने दूसरे रीजन से वो फैक्ट्री की जमीन खरीदना नक्की किया है। यानी क्या फ्रॉडुलेंट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है? नहीं सर, फ्रॉडुलेंट बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है। ठीक है, तो कोई लॉस हुआ है, फ्रॉड फ्रॉड के बेसिस पे नहीं हुआ है, तो ये बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पर शुद्धि खरतड़े का कोई मतलब इंडेमनिफिकेशन का कोई वो रीजन नहीं रहेगा। दोनों में फर्क समझ में आया? यस सर। तो अपन कहना क्या चाह रहे हैं कि सर, बहुत ज्यादा ही खींच लिया पर ये तुम्हारे काम आएंगे आगे कंसेप्ट, कि सर यदि किसी पार्टनर की एक्टिविटी के कारण फ्रॉड हो रहा है, उस फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के कारण कोई डैमेज या लॉस हो रहा है, तो फिर तो फिर वो पार्टनर की जिम्मेदारी, मैंडेटरी ड्यूटी है कि उस लॉस को कवर करेगा वो। आइए, ये तो हो गई मैंडेटरी ड्यूटीज। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, ड्यूटीज विच आर सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट। यानी कि बेसिकली तो ऐसा होगा, लेकिन यदि पार्टनर्स अपने बीच के एग्रीमेंट में कोई चीजें चेंज कर देते हैं तो फिर वैसा होने लग जाएगा। आइए पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, दर्शित। Yes, duties subject to agreement. First, duty to work diligently. Every partner is bound to diligently attend to the affairs of the business of the firm. Thus, he must perform his duties in reasonable manner with full care and required efforts. Second, अरे रुक जा, अरे or मेरे को भी बोलने दे यार। ठीक है, तो अब ड्यूटी टू वर्क डिलीजेंटली। सर पार्टनर्स हैं, हर पार्टनर को आप पे इतना विश्वास है कि आप थर्ड पार्टी के साथ में जो भी करके आओगे उससे हम सब बाइंड होने को तैयार है, इतना विश्वास है हमको आप लोगों पे। ठीक है, हर पार्टनर को दूसरे पार्टनर पे, इसीलिए तो पार्टनरशिप जैसा खतरनाक एक अरेंजमेंट बनाने को तैयार होते हैं, म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। सब जो करेंगे उससे बाकी सारे बाइंड हो जाएंगे। बहुत मतलब बहुत डेंजरस रिलेशनशिप है ये, नंबर वन। नंबर टू, कि सर अब मान लो हमारा एंसल है, एंसल कहाँ चला गया? एंसल Yeah, you sir. यहीं पर है, चलो फिर ठीक है। तो हमारा एंसल है, वो भी एक पार्टनरशिप में था। एक एंसल था, राघव काबरा था, एक हमारा दर्शित था और एक बजाज साहब थे। ठीक है, सब लोगों ने पार्टनरशिप का एक काम एंसल को
सौंपा एंसिल को, लेकिन उस रात को प्रायर कमिटमेंट्स थे, इसको किसी से मिलने जाना था डिस्को में, ठीक है। तो डिस्को में मिलने जाना था, तो एंसिल ने, आप समझ जाओ किससे मिलने जाना था, हर बात मैं ही थोड़ी ना बोलूंगा, ठीक है। तो इसने क्या किया, कट शॉर्ट कर दिया काम। जो काम को जितनी तमीज से और जिस लगन से करना चाहिए था, उसने मिलने मिलाने के चक्कर में 1 घंटे के काम को 10 मिनट में निपटा के ये चलता बना वहां से। उसके कारण बेचारी फर्म को नुकसान हो गया। मतलब इसको यदि फर्म के लिए रॉ मटेरियल खरीदना है, तो इसको कम से कम 2-4 जगह पता करना चाहिए था ना, कि ये रॉ मटेरियल कहाँ किस रेट में मिल रहा है। जो पहला आदमी मिला उसे ठीक है भेज देना, इस कारण फर्म को माल महंगा मिला। तो सर इसने अपनी ड्यूटी डिलीजेंटली की है क्या? नहीं सर, इसने अपनी ड्यूटी डिलीजेंटली नहीं करी है। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू वर्क डिलीजेंटली to attend the affairs of the business of the firm in a reasonable manner with full care and with required efforts। ठीक है, समझ में आया आंसर? आगे से ऐसा करना मत, नहीं तो डंडे पड़ेंगे पीछे, ठीक है। अब क्या है, अब बात क्या है, क्यों ऐसा लिख रहे हैं दैट दिस ड्यूटी इज सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट? तुम लोग बताओ। या हर पार्टनर को अच्छे से काम करना चाहिए, रीजनेबल वे में काम करना चाहिए, ऐसा क्यों लिख दिया कि है ना दिस ड्यूटी सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट? यदि एग्रीमेंट में लिखा हुआ हो तो वो अलग तरीके से भी काम कर सकता है, ऐसा क्यों ऐसा क्यों बताओ क्यों? वाई नॉट अंडर द अबव हेडिंग? नीचे वाली हेडिंग में क्यों डाला इस पॉइंट को? कौन कौन है भाई, किसने हाथ खड़ा किया? ऋषि बोल, क्या सोचती है? ऋषि उसको जोर, करने का सर, ऋषि जोर से बोल, समझ नहीं आया, सुना ही नहीं दिया। कीपिंग पार्टनर को उसको करने का जरूरत नहीं है ना। एग्जैक्टली, ऋषि इंटेलिजेंट है। ये बोल रही है सर यदि स्लीपिंग पार्टनर हो तो उसको तो काम ही नहीं करना होगा, इसलिए दिस ड्यूटी इज सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट। वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है। आंसर समझ में आया? 10 मिनट में लॉ पढ़ के नहीं भागना है, पूरा 1 घंटा पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सर आप फालतू ही मेरी 12 बजाते रहते हो। नेक्स्ट, चलो सेकंड पॉइंट पढ़ भाई। Duty to indemnify for willful neglect. Where a firm suffers due to willful neglect of the partners in the conduct of the business of the firm, the partner is bound to compensate the firm for the loss suffered. However, the partner will not be liable for acts done in the good faith. फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ। देखो पार्ट, ये भी इसी, देखो ऊपर भी आया हुआ है इंडेमनीफाई करना है फॉर एनी डैमेज। ऊपर तो फ्रॉड के लिए लिखा हुआ है, ऊपर तो फ्रॉड के लिए लिखा हुआ है कि फ्रॉड किया ना तब तो तुमको इंडेमनीफाई करना ही करना है। यहाँ पर ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर विलफुल नेग्लेक्ट। विलफुल नेग्लेक्ट यानी ऊपर जैसे एंसल ने मान लो सही से काम नहीं किया, जानबूझ के इसने कोई नेग्लिजेंस छोड़ दिया, उससे जो भी नुकसान हो रहा है उसके लिए ये इंडेमनीफाई करेगा, ठीक है। ऊपर फ्रॉड के लिए था, फ्रॉड के लिए कंपलसरी था, नीचे विलफुल नेग्लेक्ट के लिए। विलफुल नेग्लेक्ट के लिए अगेन इट इज ऑप्शनल, रीजन भी कि सर हर पार्टनर काम करे नहीं करे ये जरूरी नहीं है। सो वेयर अ फर्म सफर्स लॉस ड्यू टू विलफुल नेग्लेक्ट ऑफ द पार्टनर इन कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, पार्टनर इज बाउंड टू कंपनसेट बाय डिफॉल्ट, वो इंडेमनीफाई करेगा। हाउएवर पार्टनर विल नॉट बी लायबल फॉर एक्ट्स डन इन गुड फेथ। सर उसने जो गुड फेथ में काम किया था उसमें भले ही नुकसान हो गया, उसके लिए वो इंडेमनीफाई नहीं करेगा। मान लीजिए वो कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई भैया, मैंने उस दिन एक इमरजेंसी सिचुएशन समझाई थी ना, जहां पर आइसक्रीम का ट्रक था, उसकी रेफ्रिजरेशन खराब हो गई थी। रेफ्रिजरेशन खराब हो गई थी तो एंसल ने उस दिन क्या किया कि जाना तो कहीं और था, पास वाले शहर में 30% डिस्काउंट पे बेच दिया, ठीक है। तो 30 उसने ये फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए गुड फेथ में किया। जल्दी नहीं करता तो पूरी आइसक्रीम गल के बटर स्कॉच और वनीला और सब चॉकलेट और सब आपस में मिक्स होके जमीन पे सड़क पे पड़ी हुई मिलती, तो उसकी जीरो वैल्यू हो जाती। इससे इससे अच्छा है 30% कम में ही रवाना करके बेच दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्म को लॉसेस से बचाए। तो सर गुड फेथ में जो काम किया है ना उसके लिए ये इंडेमनीफाई और ये नहीं होगा, ये केवल विलफुल नेग्लेक्ट के लिए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ड्यूटी टू शेयर लॉसेस, वन ऑफ द कंपल्सरी ड्यूटीज, but this is subject to an agreement। you know that there are some people, some partners only in profits, you know that already, ठीक है। पढ़ भाई इसको।
duty to share losses unless there is an agreement to the contrary. It is the duty of every partner to share equally the losses suffered by the firm. अनलेस देयर इज एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, हर पार्टनर बरोबर लॉसेस और प्रॉफिट्स शेयर करेगा। यदि एग्रीमेंट में अलग है तो अलग हो जाएगा। दैट्स इट। पॉइंट नंबर 4, Advantage to other partners for personal skills. It is a duty of every partner to let his partners have the advantage of his knowledge and skills. यदि किसी पार्टनर में कोई पर्टिकुलर पर्सनल स्किल है तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पूरी पार्टनरशिप फर्म को उसका बेनिफिट प्रोवाइड करे, बाकी के पार्टनर्स को भी उसका बेनिफिट प्रोवाइड करे। इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू लेट हिज पार्टनर्स हैव द एडवांटेज ऑफ हिज नॉलेज एंड स्किल्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा राघव काबरा को पता है कि है ना सीमेंट जो है वो किस टाइम मार्केट में रॉक बॉटम प्राइसेस पे मिलती हैं, एकदम नीचे मिलती हैं, तो कब उसको स्टॉक कर लेना चाहिए और फिर जब 15-20 दिन 1 महीने में वापस प्राइसेस ऊपर आए तब उसको निकाल के प्रॉफिट कमा लेना चाहिए। तो यदि फर्म ने इसको सीमेंट खरीदने की जिम्मेदारी दी है तो ही शुड अलाउ द फर्म टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ हिज नॉलेज और नॉट। अच्छा है ना, सबको बेनिफिट मिलना, हर पार्टनर के पास में जो नॉलेज है बाकी पार्टनर्स को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, Duty not to do any competing business. The partnership agreement may restrict the partners to carry on similar business to that of the firm so long as he is partner in the firm. If a partner carry on business competing with the business of the firm, then all the profits are to be surrendered to the firm, but the firm is not liable to any loss. 1 मिनट रुकना भाई, 1 मिनट रुकिएगा। ये देखो सेक्शन 16 देखना, ठीक है। सेक्शन 16 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि यदि, ये पहले लाइन में बाद में समझाऊंगा, डील्स विद पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय पार्टनर, ठीक है। ये 1 मिनट एडिशनली से पढ़ो। एडिशनली, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ कॉम्पीटिंग बिजनेस, they must account for and pay the profits from that business to the firm। ठीक है, क्या बोल रहा है सेक्शन 16 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट? बाय डिफॉल्ट ये एक फर्म में 4 पार्टनर्स हैं, ये वाला पार्टनर है ना, ये पार्टनरशिप फर्म टिम्बर का बिजनेस करती है, मान लो लकड़ियां खरीदने और बेचने का बिजनेस। सो बाय डिफॉल्ट रूल क्या है कि किसी भी पार्टनर को फर्म के साथ में कॉम्पीटिंग बिजनेस नहीं करना है, यानी कि पर्सनल लेवल पे भी लकड़ी बेचने का काम नहीं करना है। यानी कि भाई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ना, यदि आप फर्म में भी टिम्बर बेच रहे हो और खुद के पर्सनल लेवल पे भी टिम्बर बेच रहे हो, कहीं ना कहीं क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होएगा, इधर के कस्टमर इधर, इधर के इधर, ठीक है। ऐसा नहीं करने का। So by default, section 16 says that it is the duty of every partner not to carry on any competing business. So the partnership agreement may restrict the partners to carry on similar business to that of the firm so long as he is a partner in the firm। जब तक कि वो फर्म में पार्टनर है तब तक रोक सकते हैं। नाउ यदि फिर भी उसने ऐसा काम किया, if a partner carry on business competing with the business of the firm, फिर भी कर लिया, तो अब क्या होगा? then all the profits from that business are to be surrendered to the firm, but firm will not be liable for any losses। यानी कि सर यहां पर भी ये मिस्टर बी जो है अपने पर्सनल लेवल पे भी टिम्बर का बिजनेस कर रहे थे और यहां पर भी कर रहे थे, तो सर यहां से जो भी प्रॉफिट बनाया है वो कहाँ जमा कराना पड़ेगा?
सर फर्म के अंदर जमा कराना पड़ेगा, अकाउंट विद भी करना पड़ेगा और जमा भी कराना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर लॉस हो रहा है, उसको लेने के लिए फर्म जिम्मेदार नहीं होगी, उसको लेने के लिए फर्म जिम्मेदार नहीं होगी। इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ कंपीटिंग बिजनेस दे मस्ट अकाउंट फॉर इट। अकाउंट फॉर का मतलब होता है उसका प्रॉपर हिसाब भी देना पड़ेगा और उससे जो प्रॉफिट जनरेट होते हैं वो भी पे करने पड़ेंगे फर्म को, ठीक है। और यदि लॉस हो रहा है उसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं होगी। क्या ये पॉइंट समझ में आया? यस सर। अपने यहाँ पर एक कहावत होती है, दो नावों की सवारी एक साथ नहीं करनी चाहिए ना, दो नावों की सवारी करोगे तो डूबोगे, तो ये वाली बात। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 पढ़ भाई। Duty to account for personal profits. If a partner derives any profits for himself from any transaction of the firm or from the use of the property or business connection of the firm or the firm's name, then he is bound to account for the profit and refund it to the firm. ये जो सेक्शन 16 में का पहला पार्ट था ना, जो मैंने आपको कहा था ये बाद में करूंगा, ये वही वाला पॉइंट है। तो 16 में ये दोनों पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 6 जो मैंने आपको पढ़ा है ना, 16 में ही एक ये और एक ये पॉइंट कवर हो रहा है। क्या सर? ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स। सर यदि फर्म के किसी पार्टनर ने कोई प्रॉफिट डिराइव किया है अपने स्वयं के लिए, खुद के लिए, किस किस चीज से ध्यान रखना, तीन चार चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, तीन चार चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, उनमें से किसी भी तरीके से खुद के स्वयं के लिए, फर्म के लिए नहीं, स्वयं के लिए यदि प्रॉफिट कमाया है तो फिर उसे फर्म में जमा कराना पड़ेगा। इफ अ पार्टनर डिराइव्स एनी प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, अब देखो किन किन चीजों से, फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, सबसे पहली बात, फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, or from the use of property of the firm, और तीसरी चीज, ये हो गई दूसरी चीज, और फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन ऑफ द फर्म, तीसरी बात, और फ्रॉम द फर्म्स नेम, चौथी बात। देन ही, इन चारों तरीकों में से किसी भी तरीके से उसने खुद के लिए कोई प्रॉफिट बना लिया है पर्सनल लेवल पे, तो फिर उसको अकाउंट विद करना पड़ेगा और वो देना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा, वो फर्म को देना पड़ेगा। आओ एक दो एग्जांपल देखते हैं। कैसे सर? मान लो क्या मान ले सर, वो कहाँ चला गया, मान लो हमारा मिदुष मोदी है, चलो मोदी साहब आ जाओ सीन में, ठीक है। इस पार्टनरशिप फर्म में जिसकी मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसमें चार पार्टनर्स थे। एक हमारा मिदुष मोदी एम स्क्वायर, ठीक है, दूसरा हमारा राघव काबरा, तीसरा हमारा देवांश हो गया, चौथा कनव हो गया। चलिए, अब क्या इन्होंने चारों ने मिलके पार्टनरशिप के काम से एक कार खरीदी, ठीक है। ओके सर, पार्टनरशिप काम कब करती थी? सर पार्टनरशिप यूज्ड टू वर्क फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ओके सर, so that means the car was also used from Monday to Friday. Okay sir, for the partnership purposes. The car was free on Saturday and Sunday. Yes sir. Midush Modi had an idea. उसने कहा यार कार 2 दिन फ्री पड़ी है, ये क्या करता, 2 दिन इस कार को टैक्सी जैसे घुमाने लग जाता, ठीक है, और पैसे कमाने लग जाता था इससे। इसने कहा लेट्स मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, 2 दिन गाड़ी खड़ी हुई है, क्यों नहीं इसको 2 दिन काम ले, तो सैटरडे संडे ही उसको टैक्सी जैसे दौड़ा के और अच्छे खासे 10-1 हजार रुपए 2 दिन में अंदर कर लेता, ठीक है सर। अब सर फर्म का कोई पार्टनर फर्म की कोई प्रॉपर्टी काम में लेते हुए यदि कोई पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव कर रहा है तो उसको वो फर्म में अकाउंट विद और डिपॉजिट कराने पड़ेंगे। क्या ये एग्जांपल समझ में आया? दिस ड्यूटी इज सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। यदि फर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इसको अलाउ कर रही है तो अलग बात हो गई, नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, फर्म की प्रॉपर्टी काम लेते हुए इसने यदि कोई प्रॉफिट डिराइव कर लिया पर्सनल प्रॉफिट, वो फर्म को अकाउंट विद
वर्ड्स ध्यान रखना, अकाउंट विद एंड रिफंड या डिपॉजिट। अकाउंट विद का मतलब होता है हिसाब भी देना पड़ेगा और जमा भी कराना पड़ेगा। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, इसी तरीके से फ्रॉम द यूज ऑफ प्रॉपर्टी या फिर फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, इस पे एग्जामिनर को क्वेश्चन देना बहुत पसंद है। क्या पसंद है सर बताइए। सर मान लीजिए कि फर्म को 100 या 10 टन्स ऑफ आयरन बार्स की जरूरत है। आयरन बार होती है ना बिल्डिंग बनाने के लिए, स्केलेटन बनता है ना, पहले आयरन बार्स लगते हैं, फिर उस पर पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। तो फर्म को 10 टन्स ऑफ आयरन बार की जरूरत है। ठीक है सर। अब फर्म का पार्टनर बी जो है, अच्छा फर्म का बिजनेस नहीं है आयरन बार का, समझना, फर्म का बिजनेस नहीं है आयरन बार का, फर्म को खुद की बिल्डिंग बनाने के लिए आयरन बार की जरूरत है। ठीक है, फर्म का बिजनेस तो मान लो फार्मास्यूटिकल्स का है, फॉर एग्जांपल दवाइयों का है, फार्मास्यूटिकल्स का है, लेकिन अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए इसको 10 टन आयरन बार की जरूरत पड़ गई। मिस्टर बी जो है पर्सनल लेवल पे आयरन बार डीलर हैं, बिल्डिंग मटेरियल डीलर हैं। सर क्या पहली बात ये पॉसिबल है कि वो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर भी हो और यहाँ पर आयरन बार का काम भी कर सके? सर कर सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर तो फार्मा बिजनेस है और यहाँ पर आयरन बार की डीलिंग करते हैं ये, तो क्या कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हुआ? नहीं सर, कोई क्लैश ऑफ इंटरेस्ट नहीं हुआ। ऊपर हमने क्या पढ़ा था कि सर सेम काम नहीं करना है। क्या ये सेम काम है? नहीं सर। ये तो जरूरत पड़ गई इस फार्मा पार्टनरशिप को अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए। तो अब इन्होंने मिस्टर बी को, चूंकि ये उसमें डील करते थे, क्या नाम है, आयरन बार्स में, इनको जिम्मेदारी दी कि जो भी बेस्ट प्राइस पे मार्केट से लेके आ जाइए आप, ठीक है, इसको जिम्मेदारी दी। ओके सर। मार्केट में जिस समय इनको जिम्मेदारी दी उस समय लोहा चल रहा था 3000 रुपीज पर टन का, ये मार्केट रेट चल रहा था। ये एग्जाम का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। मिस्टर बी ने पहले ही 250 रुपए पर टन, सॉरी 2500 रुपए पर टन पे लोहा खरीद के रखा हुआ था। इनको पता था रेट एक कम ऊपर नीचे होती है, तो इन्होंने पहले से स्टॉक करके रखा हुआ था। ओके सर। अब इन्होंने क्या किया, मिस्टर बी ने खुद से खरीदा हुआ आयरन यहां पर सप्लाई कर दिया, मार्केट प्राइस पे ही सप्लाई कर दिया, जो उस दिन चल रही थी 3000 रुपए टन पे, यानी मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं लिया, मार्केट प्राइस से ज्यादा नहीं लिया, जो मार्केट प्राइस चल रही थी वही लिया। लेकिन क्या इन्होंने फर्म के साथ में ट्रांजैक्शन से पर्सनल प्रॉफिट बना लिया या नहीं बना लिया? 10 टन इंटू 500 रुपए, 5000 रुपए का पर्सनल प्रॉफिट इन अ ट्रांजैक्शन ऑफ अ फर्म बना लिया या नहीं बना लिया? यस सर। तो सर बाय डिफॉल्ट इनकी ये ड्यूटी है कि ये 5000 रुपए यहाँ पर ये जमा कराने पड़ेंगे इनको। ही कैन नॉट डू दैट अनटिल एंड अनलेस अदरवाइज एग्रीमेंट, बता के फर्म को करें और फर्म वाले भी राजी हो जाए, हाँ हमको तो वैसे भी मार्केट से खरीदना है, आप सप्लाई करो या कोई और करे, हमको तो पैसे दे के खरीदना है, तो आप ही कर दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा हो जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि फर्म के साथ में किसी ट्रांजैक्शन में इन्होंने पर्सनल प्रॉफिट बनाया विदाउट द नॉलेज ऑफ द फर्म, ठीक है, तो फिर वो जो भी प्रॉफिट कमाया है वो सब कहाँ जमा कराना पड़ेगा? फर्म में कराना पड़ेगा। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आया? आप कहोगे सर मार्केट से भी तो 3000 में खरीदते, मैं कब मना कर रहा हूँ, मार्केट से भी 3000 में खरीदते, लेकिन सर लॉ आड़े आ गया ना, ड्यूटी टू अकाउंट फॉर पर्सनल प्रॉफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम एनी ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। क्या आया ये समझ में? यस सर। एक और एग्जांपल देखो, एंसल फर्नांडीज एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर था। इस फर्म को ये कोई चीज पर्सनली कोई धंधा करता ही नहीं था, इस फर्म को जरूरत पड़ी 10 टन्स ऑफ आयरन की, ठीक है। एंसल फर्नांडीज गया दुकानदार के पास में, बोला कितने में देता है? कि 3000 रुपए पर टन में दूंगा। ओके,
बोला मेरे को कोई कमीशन देगा क्या? ठीक है बोला। एंसल को बोला, ये दुकानदार बोला ठीक है चल तेरे को भी 100 रुपीज पर टन का कमीशन दे दूंगा। ओके, एंसल ने कहा ठीक है भिजवा दे यहाँ पर। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये फर्म के साथ में किसी ट्रांजैक्शन से बीच में पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है ना। 10 टन पे 100 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया इसने। ना 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 मुन्ना, ऐसा करना ही नहीं है। ये सीधा यहाँ पर जमा हो जाएगा, और एक तरीके से तो ये फर्म के साथ में फ्रॉड ही हो गया। ठीक है, करना नहीं है ये, आप विश्वासघात कर रहे हो फर्म के साथ में। ठीक है, तो फर्म के साथ में कोई भी ट्रांजैक्शन से, फर्म के साथ ना प्रॉपर्टी को यूज लेते हुए कोई भी ट्रांजैक्शन से आपने पर्सनल प्रॉफिट कमाए, फर्म के नाम को यूज लेते हुए आपने कोई पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, या फर्म का कोई इवन बिजनेस कनेक्शन को यूज लेते हुए आपने कोई पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया, वो सब आपको कहाँ जमा कराना पड़ेगा? वो सब आपको फर्म में जमा कराना पड़ेगा। इज दिस फाइन? इज दिस ओके? इज दिस डन? एंसल बोल। सर अगर पार्टनरशिप अग्रीमेंट में ही मैंने मेंशन किया है कि जो भी मैं ये लेके आऊंगा उस पे मैं कमीशन लूंगा देख, 10%, तो ये सारी ड्यूटीज आर सब्जेक्ट टू एन एग्रीमेंट, यानी एग्रीमेंट में है तो कर लो, नहीं है तो फिर ऐसा होगा। नहीं सर, मेरा पॉइंट है कि फिर अगर ऑलरेडी स्पेसिफाइड है तो मेरे को बोलना पड़ेगा कि मैं ले रहा हूँ, या अंडरस्टूड रहेगा? अंडरस्टूड है, जब एग्रीमेंट में है तो फिर क्या है, फिर क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ठीक। ठीक है, चलिए लास्ट ड्यूटी ऑफ पार्टनर, duty to use the firm's property exclusively for the firm's work, not for personal use। कि सैटरडे संडे को कार फ्री है तो मैं अपने बीवी बच्चों को घुमा के ले आता हूँ, ना 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 ना, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ड्यूटी टू यूज द फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर द फर्म। पढ़ वही इसको। It is the duty of every partner to use the partnership property exclusively for the business of the firm. If a partner makes any personal profit by using the partnership property, he will have to give full account of profit arising out of such use to the firm. देखो ये सब ऊपर में कवर हो चुका है, इसलिए क्या है, नहीं समझाने वाली बात इसमें कुछ है नहीं। देखो चलिए, सेक्शन 16 भी मैंने आपको बताया था ना, जो अभी सामने खोल के पढ़ा दिया था ना कि सर उसमें दो बातें हैं। आओ इसको भी पढ़ के खत्म करते हैं, लास्ट 5 मिनट है, फटाफट खत्म करते हैं इसको। पढ़ भाई। Personal profits earned by the partner, Section 16, where a partner derives any profit for himself from any transaction of the firm or from the use of property or business connection of the firm or firm name, he must account for that profit and pay it to the firm. ये However, एक note that एक मिनट बेटा, ये इस जो ऊपर है वही पॉइंट है बेटा, पर सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए इसको वापस अलग से भी बता दिया है। ये तो हो गया, ये सब ये दोनों पॉइंट्स ऊपर कवर हुए हुए हैं। ठीक है, सेक्शन 16 में ये बात ध्यान रखना। सो जहां पर भी उसने बना लिया है, ही नीड्स टू अकाउंट विद एंड सबमिट दैट टू द फर्म, जहां भी उसने पर्सनल प्रॉफिट डिराइव कर लिए इन चारों चीजों में से किसी से भी। आगे पढ़िए, सेकंड पॉइंट पर। However, note that a deed of partnership may contain a clause that some or all the partners are not allowed to carry any business other than that of the firm during the continuance of partnership. A breach of such a provision may entitle the other partner to recover damages from the defaulting partner, but it will not give rise to any occasion for accounting of his co-partners for the profits earned unless the business is shown to be in rivalry with the business of the firm. सेक्शन 16 में दो बातें क्या बोली गई थी कि सर कंपीटिंग बिजनेस नहीं करना है, यदि आपने कंपीटिंग बिजनेस किया तो अकाउंट भी देना पड़ेगा और प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, और लॉस हो गया तो उसके लिए फर्म जिम्मेदार नहीं रहेगी। लेकिन एक और बात बोलता है सेक्शन, ये तो था कंपीटिंग बिजनेस के लिए। सेक्शन 16 एक और बात बोलता है क्या, डील्स विद पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय पार्टनर्स, कि सर फर्म के नाम से, ट्रांजैक्शन से, ब्ला ब्ला से पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया है तो वो भी देना पड़ेगा। अब देखो एक चीज क्लैरिटी देना चाह रहे थे क्या, एक तो होता है फर्म के साथ में कॉम्पिटिंग बिजनेस करना, ठीक है, ये एक टोटली अलग बात है। दो सिनेरियो देखो, एक सिनेरियो में तो ये फर्म भी टिम्बर का काम कर रही है और एंसल जो इसका पार्टनर है वो भी टिम्बर का, पर्सनल लेवल पे टिम्बर का ही काम कर रहा है,
तब तो क्या होगा वो मैंने आपको समझा दिया। एक सिनेरियो और होता है, ध्यान से सुनना, लास्ट के 2 मिनट है, वापस क्लास चालू नहीं करूंगा मैं। क्या कि सर जब आप पार्टनरशिप में किसी को पार्टनर्स लेते हो तो आप उनको बोलते हो कि आपको कोई भी दूसरा बिजनेस नहीं करना है, कॉम्पिटिंग नॉन कॉम्पिटिंग की तो बात ही नहीं है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि कि सर है ना, आपको सारा ध्यान फर्म के बिजनेस पे लगाना है। यदि आप अपना खुद का बिजनेस खोल के बैठ गए तो आप 2 नावों की सवारी कर लोगे, फिर आपका ध्यान वहां जाएगा, जितना ध्यान इधर देना चाहिए उतना ध्यान जाएगा नहीं। इसलिए कई बार कॉम्पिटिंग छोड़ो, कोई भी बिजनेस करने से मना कर दिया जाता है कि कोई भी बिजनेस नहीं करना है। यदि ऐसा होने पर भी, मना करने पर भी कॉम्पिटिंग बिजनेस कर लिया तो क्या होगा? तो ये होगा, however note that a deed of partnership में contain, पार्टनरशिप जो एग्रीमेंट है वो उसमें क्लॉज हो सकता है that partners are not allowed to carry any business other than that of the firm, कि जब तक फर्म में हो तब तक कोई और काम नहीं करोगे। कॉम्पिटिंग नॉन कॉम्पिटिंग की तो बात ही नहीं है जब तक आप पार्टनरशिप में हो तब तक। तो फिर यदि आपने वो तोड़ दिया और काम करने लगे, सो इट मे एंटाइटल द अदर पार्टनर टू रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द डिफॉल्टिंग पार्टी। आप पार्टनरशिप के काम धंधे पे पूरा ध्यान नहीं दे पाए, इस वजह से फर्म को जो डैमेज हो रहा है वो आपसे रिकवर कर सकते हैं, लेकिन उससे ये राइट नहीं मिल जाएगा कि है ना जो भी प्रॉफिट आपने उस सेकंड बिजनेस में अर्न किया है, पर्सनल बिजनेस में अर्न किया है, वो आपको फर्म में जमा कराना पड़ेगा और अकाउंट विद करना पड़ेगा। जब तक कि वो कब करना पड़ता है? जब कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहे हो। यदि कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं और दूसरा बिजनेस कर रहे हो, कोई भी बिजनेस करने से मना किया गया था और आप दूसरा बिजनेस कर रहे हो, तो फिर ज्यादा में ज्यादा इस कारण जो फर्म को नुकसान हुआ है ना कि आप फर्म की तरफ ध्यान नहीं दे पाए, तो आपसे डैमेजेस मांग सकते हैं। यहां पर जो भी बिजनेस किसे प्रॉफिट हुआ है उसका अकाउंट और प्रॉफिट नहीं मांग सकते। तो कॉम्पिटिंग और नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस में चीजें कैसी बदल जाएंगी, क्या ये समझ में आया? बोलो यस और नो। है ना, इजी है ना, क्लियर है ना? यस, बस इतना ही समझाना था आपको। तो इसी के साथ में आज अपन ने ड्यूटीज भी फिनिश कर ली है। कल अपन चालू करेंगे अथॉरिटी ऑफ पार्टनर एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर चेंज। ये छोटी मोटी बातें कल चालू करेंगे, ठीक है? कंटिन्यू करते हैं कल। चलिए भाई, मिलते हैं कल।